एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहता था। उसने अपने बेटे को भी दर्जी का काम सिखा दिया ताकि वो गांव में रहकर अपनी रोजी रोटी कमा सके। एक दिन सुबह सुबह दर्जी का लड़का अपनी दुकान में काम कर रहा था। तभी वहां एक मुरब्बा बेचने वाली आई और सड़क पर जोर जोर से आवाज लगाने लगी, मुरब्बा ले लो, बढ़िया ताजा मुरब्बा ले लो। दर्जी के लड़के को जब ये आवाज सुनी तो याद आया कि उसने अभी तक सुबह का नाश्ता ही नहीं किया। जरूरी काम खत्म करने की वजह से उसे सुबह सुबह दुकान पर आना पड़ा था। उसे अपने थैले में रखी डबल रोटी याद आई, वो घर से चलते समय साथ लेकर आया था। उसने सोचा कि अब वो नाश्ता ताजा और बढ़िया आंवले के मुरब्बे के साथ ही करेगा। मुरब्बा खाकर उसमें ताकत भी आएगी। इतना सोचकर उसने मुरब्बा बेचने वाली औरत को बुलाया। मुरब्बा बेचने वाली औरत ने सोचा कि दर्जी का लड़का बहुत सारा मुरब्बा खरीद लेगा, पर लड़के ने केवल 250 ग्राम मुरब्बा तौलने के लिए कहा तो उसे बहुत गुस्सा आया। मुरब्बा देकर वो पैसे लेकर वहां से बड़बड़ाती हुई चल दी। दर्जी के लड़के ने मुरब्बा एक आंवला निकालकर खा लिया और उसकी चाशनी डबल रोटी में लगा दी। खाने का सामान एक प्लेट में रखकर वो अपने काम में जुट गया। जब उसे खाने का ध्यान आया तो उसने देखा उसकी सारी प्लेट पर ढेर सारी मक्खियां बैठी हैं। उसने मक्खियों को हाथ से उड़ाया, पर मक्खियां जरा सा उड़ी और फिर प्लेट पर धावा बोल देती हैं। ये सब देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने हाथ में लिए हुए सिलाई के कपड़े को अपनी प्लेट पर दे मारा। कुछ मक्खियां उड़ गई और कुछ उस कपड़े की चपेट से मर भी गई। दर्जी के लड़के ने जब मरी मक्खियों को गिना तो वो पूरी 7 मक्खियां थी। वो अपनी बहादुरी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि वो कितना बहादुर है। उसने एक ही बार में 7 को मार डाला। उसे अपनी बहादुरी का काम अपने पूरे गांव वालों को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को बताना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने झट से कपड़े की 2 पट्टियां बनाई और उन पर लिखा एक ही बार में 7। एक पट्टी उसने अपने गले में डाल ली और दूसरी को पेट पर बांध लिया तथा सिलाई का अपना काम छोड़कर अपनी दुकान पर रखा पनीर का टुकड़ा लिया और छोटी सी चिड़िया जो पिंजरे में थी उसे अपने हाथ में उठाया और दुकान बंद करके वो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए गांव से निकल पड़ा। वो अपनी बहादुरी पर इतना खुश था कि बहुत दूर पैदल चलने पर भी बिल्कुल भी नहीं थका। जंगल और खेत पार करने के बाद वो एक पहाड़ी से गुजर रहा था। वहीं पर उसे एक बहुत बड़े शरीर वाला आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। वो दर्जी तेजी से चलकर उस आदमी के पास पहुंचा। उसने अपनी कमर में बंधी पट्टी और गले में लटक रही पट्टी को दिखाकर बोला, तू ये पट्टी पढ़ सकता है तो तुझे पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। वो आदमी नगर का पहलवान था। उसने पढ़ा कि एक ही बार में 7। तो उसने सोचा जरूर एक ही बार में 7 आदमी मार दिए होंगे, पर उसके शरीर को देखकर पहलवान के लड़के की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। पहलवान ने एक पत्थर उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उस लड़के के हाथ में एक पत्थर देकर उसके 2 टुकड़े करने के लिए कहा। लड़के ने बड़ी चतुराई से वो पत्थर अपनी जेब में रख लिया और चुपके से पनीर निकालकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। अपने पत्थर का रंग बदला हुआ देखकर और उसके 2 टुकड़े देखकर पहलवान के दिल में उस लड़के के लिए थोड़ी इज्जत पैदा हो गई। पर अब वो एक बार फिर उस लड़के की बहादुरी को परखना चाहता था। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बोला, देखना मैं इस पत्थर को कितना ऊंचा फेंकता हूँ। फिर मेरे बाद तुम भी एक पत्थर ऊपर की ओर फेंकना। फिर देखते हैं किसका पत्थर ज्यादा ऊपर जाता है। जिसका पत्थर ज्यादा ऊंचा जाएगा वही बहादुर माना जाएगा। इतना कहकर उस पहलवान ने एक बड़ा सा पत्थर ऊपर की ओर फेंका। पत्थर काफी ऊंचा गया पर जमीन में आ गिरा। दर्जी बोला, तुम देखना मेरा पत्थर कभी वापस नीचे आएगा ही नहीं। ये इतना कहकर उसने अपनी जेब से वो चिड़िया निकाली जो वो अपनी दुकान से लाया था और ऊपर हवा में उड़ा दी। चिड़िया फुर्र से हवा में उड़ गई और गायब हो गई। पहलवान ने देखा कि उसका पत्थर तो सचमुच गायब हो गया। जरूर इस दर्जी के हाथ में जादू है। ये सच ही कह रहा होगा कि इसने एक बार में 7 को मार दिया। इससे लड़कर वो क्यों अपनी हड्डी पसली तोड़वाए। पहलवान ने उस लड़के को बहादुर मान लिया और बिना लड़े वहां से उठकर चला गया। अब तो दर्जी को और भी अभिमान हो गया कि वो बहादुर ही नहीं बल्कि चतुर भी है। उसने अपनी चतुराई से इतने बड़े पहलवान को भगा दिया। अब वो अपना भाग्य आजमाने के लिए आगे चल पड़ा और चलते चलते एक राजा के महल के सामने पहुंच गया।
उस महल के आगे एक बहुत सुंदर बाग था। हरी हरी घास पर वो लेट गया। थोड़ी देर के बाद उसे गहरी नींद आ गई। जब राजा ने सेवक वहां से निकले तो अजनबी को सोता देखकर उसके पास पहुंचे। गले तथा पेट पर बंधी हुई पट्टी पढ़कर बहुत हैरान हुए। सोचने लगे, इतने बहादुर आदमी को तो राजा को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए रख लेना चाहिए। ऐसा आदमी आसानी से कहाँ मिलता है। कुछ सेवक दौड़कर राजा के दरबार में पहुंचे और उस लड़के के बारे में बताया। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उसे अपने दरबार में बुलवा लिया। राजा ने जब उस लड़के के गले में बंधी हुई पट्टी को पढ़ा तो बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे अपनी सेना में सेनापति बना दिया। राजा के सैनिकों को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने सोचा, एक दुबला पतला नौजवान एक ही बार में 7 को कैसे मार सकता है। ये सब झूठ है। सेना का पहले वाला सेनापति इस निर्णय से बहुत ही नाराज था। उसे उस नए सेनापति से झगड़ा मोल लेने के लिए वो तैयार नहीं था कि अकेला ही 7 को मार सकता है तो अकेले आदमी को ये यूं ही मसल कर रख देगा। उस सेनापति ने अपने सभी विश्वसनीय साथियों को बुलवाया और उन सब से सलाह ली कि नए सेनापति से कैसे छुटकारा पाया जाए। राजा ने सेना के कुछ प्रमुख लोग राजा के पास पहुंचे और उन्हें अपनी नाराजगी बताई। राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके पुराने विश्वसनीय सैनिक उस नए सेनापति के अधीन काम करना नहीं चाहते। इससे तो अच्छा है कि उस नए सेनापति को इस पद से हटा दे। पर उस दर्जी की बहादुरी के कारण राजा भी उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। अपने दरबार के अन्य लोगों की सलाह ली। अंत में उसे छुटकारा पाने की तरकीब निकाली। उसने नए सेनापति के पास संदेश भेजा कि सेनापति बनना चाहता है तो उसे अपनी बहादुरी की परीक्षा देनी होगी। इस समय उसके राज्य में 2 भयंकर राक्षस चारों ओर से उत्पात मचा रहे हैं। आम जनता का जीवन दूभर हो गया है। अगर वो उन दोनों राक्षसों को मार देगा तो उसका विवाह वो अपनी बेटी से कर देगा और साथ ही में आधा राज्य भी मिलेगा। इन दोनों राक्षसों को मारने के लिए वो कुछ सिपाही भी अपने साथ ले जा सकता है। लड़का राजा की शर्त मान गया और बोला, मुझे सिपाहियों की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक ही वार में 7 को खत्म कर सकता हूँ। वो तो केवल 2 ही है। इन 2 से मुझे कोई डर नहीं। इतना कहकर वो तलवार लेकर राक्षसों को मारने के लिए निकल पड़ा। राजा ने कुछ सिपाही उसके पीछे भेज दिए, पर वो जब जंगल के पास पहुंचा तो उन सिपाहियों को जंगल के बाहर रुकने का आदेश दिया और स्वयं जंगल में घुस गया। वहां उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक विशाल पेड़ के नीचे 2 राक्षस सोते हुए दिखाई दिए। उन दोनों के खराटे इतने भयंकर थे कि आसपास के जानवर भी डर के मारे इधर-उधर भाग रहे थे। दर्जी को एक तरकीब सूझी। उसने कुछ मोटे-मोटे पत्थर उठाकर अपनी जेबों में भर लिए और फिर उसी पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे वो दोनों राक्षस सोए हुए थे। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने पहले एक राक्षस की छाती पर और फिर दूसरे राक्षस की छाती पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर की चोट से दोनों राक्षसों की नींद खुल गई। एक राक्षस ने सोचा कि उसका साथी उसे पत्थर मार रहा है तो दूसरे ने भी यही सोचा। पहले वाले को दूसरे पर गुस्सा आया तो उसने दूसरे साथी की नाक पर एक घूंसा जमा दिया। इस पर दूसरे साथी को भी गुस्सा आ गया और उसने भी उठकर अपने साथी की नाक पर एक घूंसा जमा दिया। इधर जब दोनों आपस में लड़ना शुरू कर दिया तो दर्जी ने चुपके से कभी एक के सिर पर तो कभी दूसरे के सिर पर पत्थर गिराने शुरू कर दिए। पत्थर खाकर दोनों ही राक्षस एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और आपस में पूरी ताकत से लड़ने लगे। दर्जी ने एक बार फिर भारी पत्थर दोनों के सिरों पर गिराए तो उन दोनों ने आसपास के पेड़ उखाड़कर आपस में मारपीट शुरू कर दी। वो दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक दोनों मरण सन्न नहीं हो गए। जब दोनों राक्षस धरती पर गिर गए तो उनमें से कोई नहीं उठा तो दर्जी पेड़ से उतरा और अपनी तलवार निकालकर उन दोनों की छाती में घोंप दी। खून से लथपथ तलवार को लेकर वो राजा के सिपाहियों के पास पहुंचा और बोला, मैंने उन दोनों राक्षसों का काम तमाम कर दिया है। उन दोनों ने पेड़ उखाड़ कर मुझ पर हमले किए पर उनकी मेरे आगे एक न चली, क्योंकि मैं तो एक साथ 7 का सफाया कर सकता हूँ। राजा के सिपाहियों ने सोचा कि ये कैसी लड़ाई थी जिसमें इस लड़के को कहीं भी एक चोट नहीं लगी। उन सिपाहियों को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने उन दोनों राक्षसों को देखने की अनुमति मांगी ताकि कि वो सच्ची बात राजा को बता सके। जब सिपाही जंगल में उस स्थान पर पहुंचे जहां दोनों राक्षस मरे पड़े थे और आसपास के सभी पेड़ उखड़े पड़े थे, तब उन्हें उस लड़के की बात पर विश्वास करना ही पड़ा।
दर्जी ने खून से सनी तलवार राजा के पास रख दी और राजकुमारी से अपना विवाह करने और आधा राज्य देने की मांग की, पर राजा उसके लिए तैयार नहीं था। वो बोला, अगर तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बहादुरी के और कुछ कारनामे दिखाने पड़ेंगे। दर्जी ने सोचा कि ये बात भी मान ली और राजा से दूसरा काम पूछा। राजा बोला, इस राज्य के पूरब के जंगल में एक जंगली भैंसा कहीं से घुस गया है, जिसने कई आदमियों को अपने सींगों से मारा है। दर्जी ने इस काम के लिए भी झट से तैयार हो गया, क्योंकि उसने इस बड़ी चतुराई पर भरोसा था। एक बहुत मोटी रस्सी और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में से दूर एक भयंकर भैंसा अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वो वहीं पर बड़े से पेड़ के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही भैंसा उसकी ओर बढ़ा, वो तेजी से छलांग मार के उस पेड़ के पीछे छुप गया। भैंसे के दोनों सींग पेड़ के तने में घुस गए। चूंकि भैंसा पूरे जोर से उस दर्जी पर झपटा था, अतः बहुत कोशिश करने पर भी वो अपने दोनों सींग पेड़ के तने से नहीं निकाल सका। दर्जी ने झट से उस जंगली भैंसे के गले में मोटा रस्सा डाल दिया, कुल्हाड़ी से पेड़ के तने को छीलकर उसके सींग निकाल दिए, फिर भैंसे के पैरों को बांध दिया और उसे घसीटकर राजा के पास ले आया। राजा उस लड़के को भयंकर भैंसे के साथ देखकर हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि इस लड़के से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। इस बार लड़के ने फिर राजकुमारी से अपना विवाह करने की मांग की और आधा राज्य भी मांगा। राजा ने उसे छुटकारा पाने के लिए फिर बहाना ढूंढना शुरू कर दिया। वो बोला, ठीक है, अभी एक और काम बाकी है। अगर तुमने इसे पूरा कर दोगे तो तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से जरूर कर दूंगा और तुम्हें आधा राज्य भी दे दूंगा। लड़के ने उस राजा से काम पूछा तो राजा बोला, मेरे राज्य के पश्चिमी भाग में एक भयंकर जंगली सुअर रहता है। अगर तुम उस सुअर को मार डालोगे तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से अवश्य कर दूंगा। तुम इस काम के लिए कुछ शिकारी भी ले जा सकते हो। दर्जी ने कुछ शिकारी अपने साथ लिए और खुद एक तलवार लेकर जंगली सुअर को पकड़ने के लिए चल पड़ा। जंगल में घुसने से पहले उसे उन शिकारियों को जंगल के बाहर ही उसकी प्रतीक्षा करने के लिए कहा और खुद अपनी तलवार लेकर जंगल के अंदर चला गया। वो धीरे धीरे सावधानी के साथ जंगल की ओर बढ़ने लगा, पर एक छोटे से चर्च के पास आकर रुक गया, क्योंकि कहीं से उसे जंगली सुअर की भयंकर आवाजें सुनाई दे रही थी। अगले ही पल सुअर तेजी से उसी चर्च की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। उसने देखकर वो जोर से चीखा और फिर चींची करता हुआ उसकी ओर लपका। वो झट से पास वाले चर्च में घुस गया और वहां से फिर चर्च की ऊंची खिड़की से बाहर कूद गया। उसका पीछा करते करते जंगली सुअर भी चर्च में घुस गया, पर वहां उसे दर्जी नहीं मिला। दर्जी ने फौरन दौड़कर चर्च का फाटक बंद कर दिया। इधर चर्च की खिड़की काफी ऊंचाई पर थी। जंगली सुअर उस खिड़की तक नहीं पहुंच सका और चर्च के अंदर ही भागदौड़ करता रहा। दर्जी ने जंगल के बाहर खड़े हुए शिकारियों को जोरों से आवाज देकर अपने पास बुलाया, ताकि वो सब भी उसकी बुद्धिमानी देख लें। राजा के पास जाकर उन सभी शिकारियों ने भी दर्जी की बहादुरी और बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। अब तो राजा को हार कर उस लड़के से अपनी बेटी की शादी करनी ही पड़ी, साथ में उसे आधा राज्य भी देना पड़ा। राजा और उसकी बेटी दोनों ही इस विवाह से खुश नहीं थे, पर करते क्या। शादी के कुछ दिनों के बाद राजकुमारी अपने पति के बराबर में सो रही थी। तभी उसने अपने पति को सपने में बड़बड़ाते हुए सुना, लड़के जल्दी जल्दी कपड़े तैयार कर, अगर ठीक समय पर काम खत्म नहीं किया तो तुझे थप्पड़ दूंगा। राजकुमारी ने अपने पति के स्वप्न में बड़बड़ाने की बात अपने पिता को बताई, तो राजा को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि उसका दामाद एक दर्जी है। वो तो उस लड़के से हर कीमत पर छुटकारा पाना चाहता था। उसने अपनी बेटी को संतावना दी और कहा, कल रात को तुम अपने सोने का कमरा खुला रखना। आधी रात में मेरे सिपाही उस दर्जी को उठाकर ले जाएंगे और उसके हाथ पैर बांधकर हम उसे एक नाव में डाल छोड़ेंगे। वो खुद ही मर खप जाएगा। पर दर्जी के विश्वसनीय सेवक ने पिता पुत्री की बातें सुन ली और जाकर अपने मालिक को बता दी। दर्जी ने उसे धन्यवाद दिया और दोनों बाप बेटी को सबक सिखाने के लिए सोची। अगली रात वो सोने का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर सो गया और फिर जानबूझकर पहली रात की बातें दोहरानी शुरू कर दी। ओ लड़के, जल्दी जल्दी हाथ चला, आज ये सारा सिलाई का काम खत्म कर, नहीं तो तुझे 2 झापड़ दूंगा। मैंने 7 को एक ही बार में खत्म किया है। 2 राक्षसों को सदा के लिए सुला दिया, जंगली भैंसा और जंगली सुअर को जिंदा पकड़ लिया। मुझसे वो सारे सिपाही भी डरते हैं जो मेरे कमरे के बाहर खड़े हैं।
जब राजा के सिपाहियों ने दर्जी की बातें सुनी तो वो भी डर गए और ये तो सोते सोते ही सब बातें जान लेता है। वो सब डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए, जैसे कोई जंगली सुअर उनके पीछे भाग रहा हो। दर्जी से छुटकारा पाने में राजा को कोई सफलता नहीं मिली और वो अपनी बुद्धिमानी से राजा बनकर सुख की जिंदगी बिताता रहा।